हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर और आपका रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने 40 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था 2025 पीवाईक्यूज के, जिसमें हमने 40 सवाल अभी तक डिस्कस कर रखे हैं। आगे बढ़ते हुए हम 41 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि 41 में क्या पूछा गया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 है भाई। कह रहा है अ 15 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। यानी एक वायर है जिसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर और एक सोलेनोइड के अंदर प्लेस्ड है परपेंडिकुलर। कैसे प्लेस्ड भाई? परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर। क्योंकि देखो सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वायर पे क्या लगाएगा? फोर्स। तो फोर्स लगा दिया। अब कह रहा है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले 15 सेमी लंबे एक तार पर अपनी दूरी के लंबवत एक धारावाही प्रणालिका के अंदर रखा गया है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना है? 20 × 10⁻² न्यूटन है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। तो हमें पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं फॉर अ करेंट कैरिंग वायर, करेंट कैरिंग वायर फोर्स कितना होता है? धारावाही चालक पर, चालक के लिए अगर हम फोर्स की बात करें, एफ बराबर होता है कितना? आईबीएल साइन थीटा, आईबीएल साइन थीटा, ये हम जानते हैं आईबीएल साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे आईबीएल साइन थीटा अप्लाई करूं, एफ इज इक्वल टू, तो एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 × 10⁻²। सही है। आई कितना करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर? वायर के अंदर फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। बी, बी हमें निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल पर है? लेंथ 90 डिग्री पे। यानी कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ये तुम्हारा ऐसा होगा और वायर कुछ मान लो ऐसा रखा है 15 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड इसी एक्सिस पे होता है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कंडीशन कुछ ऐसा होने वाला है, बट डायग्राम की बात नहीं करनी है अपने को। अच्छा ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू भाई कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। 15 टू जा कितना? 30 × 10⁻² इंटू बी इज इक्वल टू 20 × 10⁻²। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 20 × 10⁻² और डिवाइड बाई कितना? 30 × 10⁻² इज इक्वल टू बी। तो अगर मैं बात करूं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻10 से, और 2 बाई कितना आ जाएगा? 3। 2/3 यानी 0.66 आ जाएगा तुम्हारा टेस्ला। 0.66 टेस्ला या 0.67 टेस्ला इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? आई होप ये बहुत आसान सवाल है, आसानी से बस फार्मूला बेस्ड है। सवाल पढ़िए, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर्स को सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कौन सी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की करेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणों की पहचान कीजिए। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड नहीं, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, अगला ए गलत है भाई। ठीक, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। बी नेट का डायरेक्शन केवल एक होता है, बी नेट के दो डायरेक्शन नहीं होते किसी भी पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप एंड कंटिन्यूअस कर। बिल्कुल सही बात है, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। आई होप आपने अगर मैग्नेट देखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को देखा है, तो ये है आपका नॉर्थ और ये मान लो साउथ। तो लूप शुरू होता है, बाहर होता है नॉर्थ से साउथ, अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ। ऐसे ही यहाँ पे भी देख लो,
नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। तो हमेशा क्लोज लूप बनता है, हमेशा क्या बनता है, क्लोज्ड लूप। ये क्लोज लूप है, नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल देन मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो उनको हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। आई होप आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि बी क्या है, यूनिफॉर्म। बी क्या है, यूनिफॉर्म है, सही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या है, सेम। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो चुंबकीय क्षेत्र सर्वत्र क्या होगा, एक समान। चुंबकीय रेखाएं बंद बनाती है, बंद बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, कभी नहीं करती। तो बी सी डी, तो बी सी डी यहाँ लास्ट ऑप्शन में क्या है आपका, करेक्ट। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। ये बढ़िया सवाल है भाई, ऐसे सवाल रिपीट में पूछे जाते हैं, हर एक पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 216 charge droplets each of radius r and charge q are combined to form a big drop. The ratio of potential of big drop to the small droplets, ना दोनों का पोटेंशियल का रेशियो बताना है। 216 आवेशित बूंदें जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर है, आवेश क्यू है, को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद और छोटी बूंद के विभव का अनुपात होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, कितने ड्रॉपलेट्स हैं भाई, 216। अगर ये मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना रहे हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर, एंड रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर मान लेते हैं। चलो अब बात करें तो वॉल्यूम स्मॉल 216 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग के। अगर सारे स्मॉल मल्टीप्लाई कर दे, सारे स्मॉल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे 216 से, वही तो मिलके क्या बना रहा है तुम्हारा बड़ा वाला ड्रॉप। तो 216 दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल वाले का, बिग वाले का कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सही है, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 216 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6r का होल क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो r बिकम्स व्हाट, 6r। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल ड्यू टू, अगर मैं बात करूं स्मॉल ड्रॉप अगर मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। अगर मैं बात करूं बिग ड्रॉप की बात करूं तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्जेस 216 है, ड्रॉप मिलके बड़ा बड़ा ड्रॉप बना है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 216 Q। तो 216 Q हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई 6R हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों का रेशियो ले लो, V बिग ड्रॉप और V स्मॉल ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 216 Q डिवाइड बाई 6R और डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। ये कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल। तो 216 और डिवाइड बाई क्या 6, यानी कितना आ जाएगा 36 टाइम्स। यानी दोनों का रेशियो हो जाएगा 36। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 36। समझ आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। क्लियर यहाँ तक? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वैल्यूम इक्वल करके रेडियस निकालेंगे, फिर दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों फॉर्मूले के वैल्यू को रख देंगे। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि चार्ज 216 गुना हो गया तो पोटेंशियल भी 216 गुना होगा। ऐसा नहीं,
रेडियस भी तो चेंज होगा। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। जब रेडियस निकाल लोगे देन आप आगे क्या करोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे, पोटेंशियल के फॉर्मूला को लगा के सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये बढ़िया सवाल है भाई, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कह रहा है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ यल हैविंग अ बॉब ऑफ मास m, एक मास है जिसका m है, कैरिंग चार्ज q इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टेशनरी रिजिड सपोर्ट, यानी एक स्टेशनरी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है। तो यहां से मान लो कि यहां से ये सस्पेंडेड है इन द रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in the figure, as shown in the figure. If the system is equilibrium, then nature and magnitude of Q, nature and magnitude of Q की बात कर रहा है। कह रहा है कि नेचर क्या होगा चार्ज का और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमें ये निकालना है। यल लंबाई का एक लोलक जिसका गोलक द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है और जिस पर आवेश क्या है Q है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में, E के क्षेत्र में स्थिर दृढ़ आधार से लटका हुआ है, यानी किसी से बंधा हुआ है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि निकाय साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में है तो क्यू की प्रकृति और उसका परिणाम क्या होगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनो, इस डायग्राम को मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए जस्ट वेट। मान लीजिए कि ये तुम्हारा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे चार्ज क्या है भाई, इलेक्ट्रिक यहाँ पे चार्ज है भाई, ये मास m है। अब जरा एक बात बताओ, अगर इसका मास m है तो नीचे क्या लगेगा mg, सही है। ये थीटा एंगल है भाई, रस्सी है तो इसमें लगेगा टेंशन T इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात करें आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज Q है, तो या तो फोर्स इधर लगेगा या तो फोर्स इधर, डिपेंड्स। अब फोर्स कहाँ लगेगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि T पॉइंट को अगर हम देखें, इस पॉइंट को, ये जो मास है आपका, नीचे क्या लग रहा है mg, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, FBD बना रहे हैं अलग से। अब जरा ध्यान सुनिए, mg नीचे लग गया, इधर क्या लग रहा है टेंशन, इधर क्या लग रहा है टेंशन। अब यहाँ पे ये वाली लाइन थी, एक सेकेंड इसको थोड़ा इसे, ये एंगल थीटा है, इधर लग रहा है टेंशन। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, ये भी क्या होगा थीटा। तो टी का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। तो जो टी कॉस थीटा है वो तो किसको बैलेंस करेगा mg को, फ्री बॉडी डायग्राम में ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। अब टी साइन थीटा किसी को तो बैलेंस कर रहा होगा, तो टी साइन थीटा बैलेंस करेगा क्यू ई को, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बैलेंस करेगा। क्यू ई को क्या करेगा बैलेंस। इसका मतलब जो चार्ज है सबसे पहली बात वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तभी फोर्स ई डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो चार्ज को भी इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है क्यू, एफ बराबर होता है ई बाई क्यू। तो ई बराबर क्या होगा एफ इंटू क्यू, सही। तो याद रखना ई बराबर, सॉरी ई बराबर एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। समझ आ रहा बात, ये लगाएंगे। और इसमें ध्यान देना एफ और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम होगा कब, जब क्यू पॉजिटिव होगा। तो क्यू को पहले पॉजिटिव ले लो। तो यहाँ पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है भाई क्यू ई, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू ई। एक सेकेंड इसको थोड़ा हटा देते हैं डायग्राम को। वो डायग्राम मैंने वहां बना दिया है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा क्यू ई को। किसको बैलेंस करेगा क्यू ई। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1। 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाई 1 करो, क्या आ जाएगा टी साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। अच्छा टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। एम जी को उधर भेजो, एम जी टेन थीटा और डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू। तो क्यू की वैल्यू भाई आपकी ये आ जाएगी, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी टेन थीटा डिवाइड बाई ई। तो एम जी टेन थीटा डिवाइड बाई ई, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये गड़बड़ आएगा क्योंकि टेन थीटा नीचे। समझ आ रहा है यहाँ तक बात। सबसे पहले क्या किया, टेंशन का कंपोनेंट ले लिया, वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, क्यू ई को। फिर टी कॉस थीटा एमजी को, टी साइन थीटा क्यू ई को। ये इक्वेशन आप चाहें तो याद रखिए क्योंकि ये डायरेक्ट इक्वेशन से ही सवाल आया है, तो ये डायरेक्ट बार बार इसी पे सवाल पूछता है। ये इक्वेशन बनाइए और डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। क्यू पूछ रहा था, क्यू की वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन कैंपस भी है। ऑफलाइन कैंपस इनका वाराणसी दुर्गा कुंड में स्थित है। सही, यहाँ पर आकर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको सुविधाएं मिलेंगी कि रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, मतलब आप जो पढ़ेंगे उनका रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। उसके साथ आपको ऑफलाइन स्टडी मटेरियल मिलेंगे, टेस्ट होंगे ऑफलाइन, ऑफलाइन भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे। साथ में साथ आपको मिलेगा टेस्ट का जो भी मार्क्स आएगा उनका एनालिसिस, सैटरडे को डाउट क्लासेस, ये सब चीजें आपको ऑफलाइन कैंपस में मिलेंगी। और जब ऑनलाइन आप ज्वाइन करते हैं तो ऑनलाइन में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, कब कौन सा चैप्टर्स खत्म होगा ये भी पता चल जाएगा आपको, टेस्ट सीरीज ये मिलेगा आपको, ऑनलाइन डाउट सेशन भी रखा जाएगा। और ये सब आपका चलेगा रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बुक्स भी मिलेंगी, बुक्स की आगे बात हम करेंगे। तो आपको फीचर्स भी पता चल गए। और इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों तरीके की क्लासेस मिलेंगी। जो क्लासेस लाइव चल रही है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, जो कि ऐप आपका कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे। आप वहां से रैंकर्स एजुकेयर का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई इंक्वायरी चाहिए तो 9415190556 इस पर देख लो, पता कर सकते हैं, फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। 8874153302 इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। इन दोनों नंबरों पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, फोन करके, कॉल करके, या व्हाट्सएप जो भी आपको करना है उससे करके आप पता कर सकते हैं बाकी जो भी आपको डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू सीयूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं भाई, कह रहा है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ वन मीडियम टू अनदर मीडियम, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। देन वेव विल हैव चेंज इन इट्स, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जिनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न है, दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग में परिवर्तन होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, वेवलेंथ चेंज होता है और वेलोसिटी। हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी तीन तो जिसको पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, प्रकाश की आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब तीन ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। अगर आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है तो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये होता है भाई n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ये है आपका क्या, स्नेल्स लॉ। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ तो चेंज होता है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखते हैं, तो न्यू क्या है आपका, कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये सवाल तो बहुत आसान था, स्टेटमेंट वाले फॉर्म थे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, 46 पे बढ़ते हैं। 46 कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है a proton, neutron and an alpha particle having the same kinetic energy, तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन। सही है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ दियर रिस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ, यानी उनके रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। तो भाई रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है समान गतिज ऊर्जा वाले एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल, उनके गतिज
की दिशा के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर गुजरने दिया जाता है, उनके क्रमशः वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो हमें पता है कि आर बराबर क्या होता है, एम वी अपान क्यू बी। एम वी अपान क्या होता है, क्यू बी। अच्छा एम वी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम बाई क्यू बी। मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 2m के काइनेटिक एनर्जी और डिवाइड बाई क्या, क्यू बी। ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। सही है, ये रेडियस का फॉर्मूला है भाई। तो रेडियस का फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था, हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी से बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो रेडियस अगर ध्यान से देखो तो प्रोपोर्शनल है किसके, मास, काइनेटिक एनर्जी और चार्ज ना। तो रूट में टू तो कैंसिल ही हो जाएगा, मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बता रहा हूँ। एम काइनेटिक एनर्जी भी सेम है ना, सबका काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी को भी हटा दो, रूट में एम हो गया और डिवाइड बाई चार्ज अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड देखो सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, दो भी तो सब में सेम होगा रेशियो में। तो डायरेक्ट रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, रूट में एम डिवाइड बाई क्यू। तो अगर मैं बात कर रहा हूं आर प्रोटॉन, आर न्यूट्रॉन और आर अल्फा पार्टिकल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1h1 की तरह एक तरीके से, और न्यूट्रॉन को मैं लिख सकता हूँ 1s2, और अल्फा पार्टिकल को मैं लिख सकता हूँ 2He4। सही है, प्लस 2n होता है। तो हीलियम न्यूक्लियस लिख सकते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस। चलो तो यहाँ पे हमें ये लिखना है, तो लिखते जरा। रूट में एम है ना, रूट में एम, तो इसके एम को 1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका पावर कितना है 1, 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो लिख ही सकते हो, या चलो लिख दो मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है ना। और चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रेशियो। न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन, 2 मास ऑफ प्रोटॉन। और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई 1, इस पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सही है। अब बात करें अल्फा पार्टिकल, इस पे हो जाएगा तुम्हारा 4 मास ऑफ प्रोटॉन और डिवाइड बाई चार्ज कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक तरीके से यहाँ 1 लिख दूं तो यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा √2। अच्छा ये 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा हमें 2 चाहिए, तो ऐसा करते हैं, ये जो 2 है ठीक है इसको लिख देते हैं, तो √2 अलग से लिख लो, √2/2, √2 क्या लिख दो 2, और यहाँ क्या बचेगा √2 MP बाई इलेक्ट्रॉन, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो 1 रेशियो √2, रेशियो कितना 1/√2, और √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से क्या करो मल्टीप्लाई। अच्छा ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ √2 आ रहा है, 4 का आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ √2 बचेगा। ओके, अरे हमने वही तो किया है, गड़बड़ कर दिया थोड़ा, ध्यान दो। देखो 4 का कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, रूट में MP/E, रूट में MP/E को तो काट रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 √2 1, 1 √2 1, 1 √2 1, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आ जाएगा भाई रेडियस का रेशियो, और ये स्टार प्रॉब्लम है, बार बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर्स भी आप याद रखेंगे तो बढ़िया है। सही है, स्टार प्रॉब्लम है एक तरीके से, इसका आंसर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 46 हमने डिस्कस कर लिया भाई, तो ये रेडियस का रेशियो है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और रेशियो निकालिए, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47 में देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बिलो, a neutron hits a uranium nucleus, the value of E and B, A एंड बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू। इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन यहाँ पे यूरेनियम 92,235, ये रिएक्ट इससे टकराया भाई, तो यहाँ पे XE बन गया, 54A बन गया भाई, प्लस SR बन गया, B 94 और प्लस 2 न्यूट्रॉन बन गए। सही है, ये बन गया भाई। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये बना है तो हमसे ए पूछ रहा है और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू पूछ रहा है और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ ए है और यहाँ कितना है बी,
ठीक है, ए और बी हमें निकालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। देखो ये जो मासेस है, एटॉमिक मास, इसको कंजर्व करो। देखो दोनों तरफ एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम। एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम। न्यूट्रॉन में मैं लिख सकता हूँ 0 और 1, यहाँ भी लिख सकता हूँ 0 और 1। अब ध्यान दो, 1 प्लस 235 इज इक्वल टू ए प्लस 94 और प्लस 2 है, 2 न्यूट्रॉन यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे मास। ए हो जाएगा 236, ए ये हो जाएगा 96, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो। 236 माइनस 96 इज इक्वल टू ए, तो ए बन जाएगा तुम्हारा 96 माइनस करो, 6 में 6 गया 0, 23 माइनस 9 14 आ जाएगा, यानी 140। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ है, यहाँ, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे और जितने आपके प्रोटॉन थे उनको कंजर्व कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को कंजर्व कर दो, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर करो 0 प्लस 92 इज इक्वल टू 54 प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा 0, तो 92 54 इज इक्वल टू 54, बी इज इक्वल टू 92 माइनस 54, तो 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3, तो 38 आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है। एटॉमिक मास को कंजर्व करो ऊपर वाले, और नीचे कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर कर दो, तो आपके पास अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो पेज पे ही कर लेंगे, आप जब फटाक से करेंगे तो तुरंत 10 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। कितने से सेपरेटेड है, डिस्टेंस डी से, विथ एयर एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। In order to increase its capacitance by 60%, a slab of dielectric constant 5 having the area as that of plates, यानी दोनों का एरिया सेम है, introduce between the plates the thickness of the dielectric slab। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी डी है भाई, और प्लेटों के बीच वायु भरा है, स्टार्टिंग में वायु है। इसकी धारिता को 60% बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच 5 पैरावृत्तांक वाला एक स्लैब रख दिया गया, जिसका क्षेत्रफल प्लेट के समान है। पैरावृत्त स्लैब की मोटाई कितनी है ये बताना है हमें, तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले एयर था, इसके बीच क्या था, एयर। अगर एयर है इसके बीच तो कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और कह रहा है कि अब ऐसा करो, इनके बीच का डिस्टेंस डी था और एरिया ऑफ प्लेट कितना था, ए। इसके बीच का डिस्टेंस डी तो है, लेकिन अब मैंने क्या किया, मान लिया टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, तो कह रहा है कि कैपेसिटेंस 60% से इंक्रीज हो गया, तो सी डैश कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इसका 60% यानी 0.6 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो मैं बोल सकता हूं कि सी डैश हो गया तुम्हारा 1.6 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। अच्छा इसी सी डैश को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। ये सी डैश निकालने का तरीका है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम डाल देते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1 बाई डी, डी की वैल्यू डी रहने दो, माइनस टी प्लस टी बाई के की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई क्या, डी। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5d माइनस 5t और प्लस टी इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई डी। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 5d कितना आ जाएगा भाई, 5d इज इक्वल टू 16 5 जा कितना हो जाएगा भाई, 8d। अच्छा ये कितना आएगा, -5 प्लस टी यानी -4 इंटू टी, -4 इंटू टी आ जाएगा 6.4 टी, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करो तो -3d
इज इक्वल टू -6.4t। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, चलो अगले यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/6.4, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 30/64, तो 15/32, 15 बाई कितना, यहाँ डी भी है, 15/32d, ठीक है। 15/32 यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है बात, ये बहुत आसान सवाल है, वैल्यूज पुट कीजिए, इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, प्योर मैथ है, फिजिक्स तो बस यहाँ तक है, उसके बाद तो प्योर मैथ है, उनको सॉल्व कीजिए, लास्ट में आपको एक नंबर मिल जाएगा कि कितना आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जब आप रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे या ऑफलाइन, तो आपको उसमें मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट के मटेरियल मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। साथ में अगर आप लैंग्वेज की तैयारी करते हो तो लैंग्वेज मिलेगा, उसके साथ साथ जनरल टेस्ट की तैयारी करते हो तो जनरल टेस्ट के सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे। ये हमारे बुक्स है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऐसे मैथ्स है, क्वांट्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा मटेरियल्स मिलेंगे आपको लैंग्वेज के, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा, और साथ में आपके पीसीएम भी। हाँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो कॉमर्स के भी बुक्स आपको अलॉट करा जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन में आपको तो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, और ऑनलाइन में आपको फाइल अपलोड कर दी जाएगी, आप उसको आराम से प्रिंट करा के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है 4 कैपेसिटर 49 कह रहा है 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज सोन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, बिटवीन P एंड Q पूछ रहा है, विल बी, बिटवीन P एंड Q विल बी, हमें ये बताना है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे भाई, ध्यान दो। ये P है, ये दोनों किस में हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों तुम्हारे हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, 6 और 4 अगर हम देखें तो 6 और 6 है, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा होता तो पैरेलल ये कैंसिल हो जाते हैं, ये भी ये कैंसिल हो जाता बीच वाला पार्ट, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ओके जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को अगर ध्यान दें तो मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, एक तरीके से यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, 1/6 प्लस, सॉरी पैरेलल में तो 6 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो फैरेड, इनको 10 माइक्रो फैरेड कर दिया। 10 माइक्रो फैरेड के बाद ओके, यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा, जस्ट वेट वेट वेट, ओके। अगर मैं यहाँ से बात करूं, मान लो चार्ज निकला, तो चार्ज यहाँ गया, ठीक है, यहाँ देखते हैं चार्ज कहाँ गया, यहाँ से निकला, मान लो यहाँ से होते हुए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आके डिवाइड हो गया इधर और इधर, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आ गया यहाँ, यहाँ, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए वापस ये चार्ज आया यहाँ पे, और ये यहाँ चला गया, ठीक है। अच्छा इन दोनों में क्या है भाई, यहाँ से चार्ज आया, दोनों इसका मतलब सीरीज में, ये दोनों किसमें है भाई, सीरीज में, तो 1/6 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा भाई, 1/6 प्लस 1/4 आ जाएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लेते हैं 12, कितना ले लेते हैं भाई 12, 6 टू 12, 2 आ जाएगा, 4 3 12 यानी 3 आ जाएगा, यानी 5/12 आ जाएगा 1/c डैश, तो कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा तुम्हारा माइक्रो फैरेड। अब ये और ये दोनों पैरेलल में, तो c डबल डैश आ जाएगा 12/5 प्लस 6, 5 6 जा 30, 30 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 42/5, ठीक है, 42/5 माइक्रो फैरेड, ठीक है। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 5/42 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर सारा, ठीक है, 6 2 जा 12, 6 जा 24, 25
प्लस 5 और डिवाइड बाई 42, यानी 42 डिवाइड बाई समथिंग, ये नंबर तो नहीं आ रहे, ठीक है। जस्ट वेट 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 वेट, अरे वो तो चीज वैसी ही हो जाएगी। चलो 6 और 4 मिलकर कितना हो गया 10, ये 10 हो गया। उसके बाद ये दोनों किस में हो जाएंगे भाई, अगर मैं बात करूं तो सीरीज में 1/6 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा भाई, अगर मैं बात करूं 60 ले लूं तो 60 बाई ये आ जाएगा, प्लस ये सीरीज में हो जाएगा वापस से, नहीं नहीं ठीक है, इस सवाल को मैं बाद में देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 43, अभी जरा देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है भाई, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 से, ठीक है। मे भी इस डायग्राम में कुछ गड़बड़ दिया हो तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 कॉन्वेक्स बताना है आपको, दिया है यूजुअल मीनिंग एट 2f, एट 2f पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा 2f पे ही, कैसा बनेगा भाई m इज इक्वल टू 1 यानी रियल बनेगा, ठीक है, सेम हाइट का बनता है। एट 2f रखा है यानी सेंटर पे रखा है तो सेंटर पे सेम हाइट का, तो a का थर्ड से होगा, a का थर्ड a का थर्ड a का थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एट f, एट f रखेंगे तो f पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, कहाँ बनेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो बनेगा, तो इन्फिनिटी पे अगर बनेगा चलो अच्छा ठीक है, इन्फिनिटी बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा लार्ज, लार्ज बनेगा रियल, लार्ज बनेगा और रियल, तो बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा फोर्थ, तो बी का फोर्थ इसमें है, सेकंड ऑप्शन गड़बड़। कह रहे बिटवीन द लेंस एंड एफ, बिटवीन द लेंस एंड एफ, तो लेंस देखना है, तो लेंस हो गया और एफ के बीच, तो लेंस और एफ के बीच तो वर्चुअल बनेगा, कैसा बनेगा वर्चुअल, तो हो जाएगा सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बिटवीन ये तो रियल बनेगा, m लेस देन 1 और रियल बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 उसको देख लीजिएगा एक बार, आपका ये पूरा 2025 का एक पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको सारे सवाल समझ आए होंगे कि कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम्स देना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशंस बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे ताकि आप 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।